डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 10th क्लास इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में 75 आउट ऑफ 75 या 70 प्लस मार्क्स हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर कोई स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश के पेपर की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है और वो सिर्फ पासिंग मार्क्स हासिल करना चाहता है तो पासिंग मार्क्स कैसे लिए जाएं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर में पासिंग मार्क्स लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग अपनी की बुक में मौजूद ग्रामर, वर्ब्स, स्पेलिंग्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की एक्सरसाइजेस को याद करो। इस तरह से अगर आप लोगों के एमसीक्यूज कुछ गलत भी हो जाएं तो कम से कम आप लोगों के 12 से 13 नंबर आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 3 समरीज हैं टोटल आपकी बुक में, वो तीनों समरीज आप अच्छी तरह से याद कर लो। तो समरी के टोटल नंबर लगा लो 4, 12 जमा 4 16 नंबर हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने सभी चैप्टर्स के जो छोटे छोटे सवाल हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, वो पहले याद कर लेने हैं और उसके बाद पहले 5 चैप्टर्स के मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। तो इस तरह से आपके अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी ठीक हो गए तो आप लोगों के 6 नंबर आ जाएंगे। तो 16 जमा 6 22 नंबर हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं। अगर आप लोगों के 3 पेयर ऑफ वर्ड्स भी ठीक हो गए तो 3 नंबर बन गए। 22 जमा 3 25 नंबर पूरे हो गए। तो 5 नंबर की आप लोगों को और ज़रूरत होगी। वो 5 नंबर आप लोग अपनी वर्डिंग में कोई एक ऐसे या कोई एक पैराग्राफ लिखकर ले सकते हो। तो इस तरह से आसानी से स्टूडेंट्स आप लोग इंग्लिश का पेपर पास कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का पेपर 75 मार्क्स का होगा, जिसमें 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि 19 नंबर के आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे और 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आएंगे और एमसीक्यूज के कौन कौन से पोर्शंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला पोर्शन होगा वर्ब की फॉर्म्स के रिलेटेड। आप लोगों को वर्ब के पोर्शन में 5 एमसीक्यूज आएंगे। हर सेंटेंस में वर्ब की जगह पर ब्लैंक होगा और नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से आप लोगों ने वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज़ करना है और फिर बबल फिल कर देना है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हो कि वर्ब के पोर्शन में आप लोगों के 5 एमसीक्यूज ठीक हों तो आप लोगों को टेंसेस की वर्ब्स याद होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों को ये पता हो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस की टाइप्स में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप लोगों को टेंसेस नहीं आते तो परेशान मत हों, बस इन ट्रिक्स को याद रखना। स्टूडेंट्स, पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि विल और शैल के साथ आप लोगों ने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो अगर विल और शैल ये हेल्पिंग वर्ब टेंस के अंदर मौजूद है और वर्ब की फॉर्म का पूछा गया है तो आप लोगों ने विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट और शुड और वुड के साथ हमेशा आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जिस टेंस में भी हैज़, हैव और हैड आ जाए उस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और जहां आप लोगों को सिंस और फॉर का वर्ड नज़र आ जाए और सिंस और फॉर के वर्ड के साथ कोई ना कोई टाइम मेंशन किया गया हो तो उस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर कोई काम माजी में हुआ था, पास्ट में हुआ था, उसके रिलेटेड टेंस में बात की गई है और टेंस में और ऑप्शंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया तो आप लोग वहां समझ जाना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जिन स्टूडेंट्स को टेंसेस आते हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि टेंसेस की किन टाइप्स की बात हो रही है, और जिन स्टूडेंट्स को टेंसेस नहीं आते वो इन ट्रिक्स को याद रखें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर कोई काम या कोई एक्शन जो रिपीट होता है, जैसे कि रोज़ाना सूरज मशरक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, सितारे रात को चमकते हैं, तालिब इल्म स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर किसी का कोई हॉबी हो, जैसे कि कोई रोज़ाना क्रिकेट खेलता हो अगर, या कोई रोज़ाना फुटबॉल खेलता हो, या कोई रोज़ाना पौधों को पानी देता हो, इस तरह की बातें अगर फ़िक्रे के अंदर हों तो आप लोग फ़ौरन समझ जाना वहाँ पर आप लोगों ने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी डू, डज़ या डिड ये हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएं, इनके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आती है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लाजमी समझ कर जाना। इन टेंसेस के रिलेटेड यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक या दो एमसीक्यूज लाजमी वर्ब के पोर्शन में पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर किसी फ़िक्रे में ये बताया गया हो कि कोई काम प्रेजेंट में जारी है या हो रहा है, यानी कि कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई किताब पढ़ रहा है, तो इस तरह के फ़िक्रे में इज़ एम आर ये हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा और इज़ एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा होगा। इसी तरह अगर कोई काम माजी में जारी था तो तब वहाँ पर इज़ एम आर की जगह वाजवर आ जाएगा और वाजवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। और इस तरह अगर कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा तो वाजवर की जगह पर विल बी या शैल बी लगा होगा और विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। वर्ब के पोर्शन के बाद स्टूडेंट्स दूसरा पोर्शन होगा करेक्ट स्पेलिंग्स को चूज़ करना। यानी आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद होंगे, उनमें से आप लोगों ने ये ढूंढना है कि किसी वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग्स किस ऑप्शन में मौजूद हैं। करेक्ट स्पेलिंग्स का पोर्शन 4 नंबर का होगा और स्पेलिंग स्टूडेंट्स आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। तो स्पेलिंग आप लोग चैप्टर के अंदर से ही याद कर लेना। जो वर्ड्स बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, हाईलाइट हुए हैं, उनके स्पेलिंग्स याद कर लेना। तो आपका स्पेलिंग पोर्शन भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा, आपके पूरे 4 नंबर आ जाएंगे। एमसीक्यूज़ में तीसरा पोर्शन होगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रिलेटेड। यानी आपके चैप्टर के एंड पर जो ग्लोसरी दी होती है उसमें से ही एमसीक्यूज़ आएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रिलेटेड। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि ग्लोसरी में वो वर्ड मौजूद नहीं होता, लेकिन चैप्टर के अंदर वो वर्ड मौजूद होता है और उसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मशवरा ये है स्टूडेंट्स के पहले आप लोग सभी चैप्टर्स की ग्लोसरी याद करो और उसके बाद चैप्टर के अंदर मौजूद मुश्किल वर्ड्स के एक एक दो दो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स याद कर लो। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग चैप्टर के अंदर मौजूद वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनके उर्दू मीनिंग्स याद कर लेना। स्टूडेंट्स जहाँ पर सिनोनिम्स लिखा हो, जहाँ पर यह पूछा गया हो कि बताएं इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, तो वहाँ पर आप लोगों ने उस लफ्ज़ से मिलता जुलता लफ्ज़ ढूंढना है। और जहाँ पर एंटोनिम लिखा गया हो कि इस वर्ड का एंटोनिम ढूंढें, तो आप लोगों ने उस लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ ढूंढना है, उस लफ्ज़ के उलट दूसरा लफ्ज़ ढूंढना है। यानी कि एक लफ्ज़ है रोशनी, अब रोशनी के उलट लफ्ज़ कौन सा होगा? तरीकी। तो तरीकी लफ्ज़ रोशनी लफ्ज़ का एंटोनिम है, इसका मुतज़ाद है। लेकिन अगर रोशनी इस लफ्ज़ का मुतरादिफ लफ्ज़ पूछा जाए तो क्या होगा? उजाला। तो उजाला ये लफ्ज़ रोशनी इस लफ्ज़ का सिनोनिम है। तो 5 नंबर का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रिलेटेड पोर्शन होगा एमसीक्यूज़ में। और जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी है, उनको वर्ड्स मीनिंग याद हैं और उन्होंने ग्लोसरी पढ़ी हुई है, तो उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सभी ठीक होंगे और इसमें 5 नंबर पूरे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ में चौथा और आखिरी पोर्शन होगा ग्रामर के रिलेटेड। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज़ इस पोर्शन में ही रॉन्ग होते हैं। हालांकि अगर थोड़े से कंसेप्ट याद कर लिए जाएं ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स, तो आप लोगों का ग्रामर पोर्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ग्रामर पोर्शन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ख्याल रखना है। ग्रामर पोर्शन में जेरेंड और इन्फिनेटिव के रिलेटेड कई बार एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। इन्फिनेटिव के रिलेटेड एमसीक्यूज़ तो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव वाले एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर टू का वर्ड मौजूद होता है। स्टूडेंट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ भी आ जाए और आपसे पूछा जाए कि बताएं कि अंडरलाइन किया गया वर्ड जेरेंड है या इन्फिनेटिव है, तो आप लोग इन्फिनेटिव पे टिक करना। जहाँ भी 2 + V1 आ जाए, उसको हाईलाइट किया गया हो, तो वो इन्फिनेटिव होगा। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं आईएनजी वाले वर्ड्स में। जितने भी आईएनजी वाले वर्ड्स हैं, ये या तो जेरेंड का काम कर रहे होते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अगर तो आईएनजी वाला वर्ड सेंटेंस के शुरू में है या सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में है, तो आप लोग फ़ौरन समझ जाना वो वर्ड ज़्यादातर जेरेंड ही होगा। लेकिन आईएनजी वाले वर्ड्स के साथ अगर इज़ एम आर वाज वर या विल बी शैल बी लगा हुआ है, तो वो आईएनजी वाला वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जेरेंड नहीं होगा। स्टूडेंट्स इन्फिनेटिव, जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनके रिलेटेड वीडियो पढ़ो लिखो चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को
سنٹینسز کی ٹائپس کے متعلق MCQs پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی سنٹینس کے آخر میں سوالیہ نشان ہو تو آپ لوگ فوراً سمجھ جانا وہ ایک انٹروگیٹو سنٹینس ہوگا۔ اگر کسی سنٹینس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک ہو تو آپ لوگ سمجھ جانا وہ ایک ایکسکلیمیٹری سنٹینس ہوگا، اور اس سنٹینس میں خوشی، غمی، غصے یا حیرت کا اظہار کیا گیا ہوگا۔ اگر سنٹینس میں ناٹ کا ورڈ موجود ہے تو وہ ایک نیگیٹو سنٹینس ہوگا۔ اگر سنٹینس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی کام کو کرنے کی ریکویسٹ کی گئی ہے یعنی درخواست کی گئی ہے، یا کسی شخص کو کوئی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ سنٹینس ایک امپیریٹو سنٹینس ہوگا۔ اور اگر کسی امپیریٹو سنٹینس میں کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے یا کوئی بات غصے سے کہی جا رہی ہے تو تب امپیریٹو سنٹینسز میں بھی ایکسکلیمیٹری مارک لگا ہوگا۔ اور اگر بالکل سادہ فقرہ لکھا ہوا ہے، اس فقرے کے آخر پر فل سٹاپ لگا ہوا ہے اور اس فقرے میں ناٹ کا ورڈ موجود نہیں ہے بلکہ سمپل سی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے تو وہ ایک assertive سنٹینس ہوگا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پریپوزیشنز کے ریلیٹڈ MCQs گرامر پورشن میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو کامن پریپوزیشنز جیسے کہ ان، آن، ایٹ، آف، بائی، ود، ان پریپوزیشنز کو آپ لوگ سمجھ کر جانا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ایڈجیکٹیو فریز یا ایڈورب فریز کے ریلیٹڈ MCQs آ سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ لوگ یہ ٹرک یاد رکھنا کہ اگر کوئی فریز ورب کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہے تو وہ ایڈورب فریز ہے، اور اگر کوئی فریز ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں انفارمیشن دے رہی ہے تو وہ ایڈجیکٹیو فریز ہے۔ اس کے علاوہ ابسٹریکٹ ناؤنس کے ریلیٹڈ MCQs بہت زیادہ آتے ہیں۔ ابسٹریکٹ ناؤن ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے جو ان چیزوں کو نام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن چیزوں کی جسمانی حالت نہیں ہوتی، جیسے کہ غصہ، خوشی، غم، بہادری، سچائی، یہ ابسٹریکٹ ناؤنس ہیں۔ اس کے علاوہ گرامر پورشن میں اسٹوڈنٹس فرسٹ کنڈیشنل سنٹینسز، سیکنڈ کنڈیشنل سنٹینسز، تھرڈ کنڈیشنل سنٹینسز بہت بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشنل سنٹینسز کا آپ لوگ پیٹرن یاد کر لینا، یہ MCQ بھی آپ آسانی سے سولو کر لو گے۔ اور فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشنل سنٹینسز کا پیٹرن آپ لوگوں کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا۔ آپ لوگ اسے اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لو اور اسے یاد کر لو اچھی طرح سے۔ اس کے علاوہ ڈیپینڈنٹ کلوز کیا ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ کلوز کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوسچن آ سکتا ہے۔ ناؤن اور پروناؤن کی ٹائپس کے ریلیٹڈ کوسچنز آ سکتے ہیں۔ اور اگر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اتنے کم وقت میں آبجیکٹیو پورشن پریپیئر نہیں کر پاؤ گے تو آپ لوگ ایک کام کرو، اپنی بک میں موجود گرامر کی ساری ایکسرسائزز یاد کر لو، ورب کی ساری ایکسرسائزز یاد کر لو، کریکٹ سپیلنگز کی ساری ایکسرسائزز یاد کر لو، اور سینونیمز اور اینٹونیمز کی ساری ایکسرسائزز یاد کر لو جو کہ آپ لوگوں کی کی بک کے اندر دی گئی ہیں۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ پھر بھی یہ فیل کرے کہ اس کی تیاری نہیں ہوئی آبجیکٹیو پورشن کی تو وہ پاس پیپرز کے MCQs پڑھ لے۔ کوئی 40-50 پاس پیپرز کے MCQs کو ایک دفعہ ریڈ کر لو، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے MCQs بورڈ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو جن اسٹوڈنٹس کی اچھی تیاری ہے ان کے 19 نمبر پورے ہو گئے، اور جن اسٹوڈنٹس کی نارمل تیاری ہے ان کے بھی کم از کم اب 12 سے 13 MCQs ٹھیک ہونے چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے ٹرکس بتا دی ہیں، اور ساتھ آپ تھوڑی بہت کوشش کر لینا، پاس پیپر سے پڑھ لینا، ایکسرسائزز کو یاد کر لینا۔ MCQs کے بعد اسٹوڈنٹس آبجیکٹیو پورشن کے بعد آپ لوگوں کا سبجیکٹیو پورشن سٹارٹ ہوگا، جس میں سب سے پہلا کوسچن آپ سے چیپٹرز کے شارٹ کوسچنز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سیکوینس کے لحاظ سے MCQs کا پورشن وہ کوسچن نمبر 1 تھا، اور شارٹ کوسچنز کا پورشن یہ کوسچن نمبر 2 ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ایک بات کا یہاں پہ لازمی آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے کوسچنز کی نمبرنگ یہ رونگ نہیں کرنی، یعنی اگر کوسچن 2 اس میں شارٹ کوسچنز موجود ہیں تو آپ لوگ شارٹ کوسچنز کو ہی سولو کرو گے، اور کوسچن 2 کی جگہ آپ لوگ 3 یا 4 نہیں لکھ سکتے، یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ شارٹ کوسچنز کے لیے اسٹوڈنٹس مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ سبھی ایکسرسائزز کے جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ پہلے یاد کر لو، جو شارٹ کوسچنز لینتھی ہیں ان کو بعد میں یاد کر لینا۔ شارٹ کوسچنز کے ٹوٹل 10 نمبر ہوں گے، 8 سوال پوچھے جائیں گے آپ سے، اور آپ لوگوں نے 5 سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایکسٹرا شارٹ کوسچن کرنا چاہتا ہے تو اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ لوگوں نے پریزنٹیشن کا خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کی شیٹس پر مارجن لائنز لگی ہونی چاہیے دونوں سائڈز پر، اور میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ کوسچن کی سٹیٹمنٹ لازمی لکھنا، پھر اس کا آنسر لکھنا۔
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन की नंबरिंग देकर नीचे आंसर लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर की तरफ देखना पड़ता है और सवाल को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप वही सवाल पेपर पे लिख दो तो एग्जामिनर को पेपर चेक करने में आसानी होगी। एक और बात का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि या तो ब्लू मार्कर यूज़ कर लेना या ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेना। मशवरा यही है कि दोनों मार्कर्स का एक साथ यूज़ ना करना। और अगर दोनों मार्कर्स ब्लू और ब्लैक यूज़ करनी है आप लोगों ने पेपर में, तो ऐसे कर लेना कि पेपर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दे देना ब्लू मार्कर के साथ, नीचे आंसर लिख देना अपने ब्लू पेन के साथ, और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो उस क्वेश्चन के नीचे एक लाइन लगा देना ब्लैक मार्कर के साथ। फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना। और जैसे ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हों, आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि अगले पेज पर यानी न्यू पेज पर न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए स्टूडेंट्स आप लोग शॉर्ट पैराग्राफ्स को पहले याद कर लेना और लेंथी पैराग्राफ्स को बाद में याद कर लेना। पोइम्स की ट्रांसलेशन आप लोगों ने याद नहीं करनी और ना ही पोइम्स की ट्रांसलेशन पेपर में पूछी जाती है। और चैप्टर्स की ट्रांसलेशन करने के लिए आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन का एक ही पैराग्राफ आएगा, उसमें चॉइस नहीं होगी। ट्रांसलेशन के नंबर होंगे 8। आप लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि आप लोग उस पैराग्राफ की इंग्लिश पैराग्राफ की उर्दू में ट्रांसलेशन कर दो या फिर उस पैराग्राफ को सिंपल इंग्लिश में लिख दो, यानी कि उस पैराग्राफ को अपनी तरफ से आसान और सादा इंग्लिश में लिख दो। लेकिन इंग्लिश लिखते हुए स्टूडेंट्स आप लोग मिस्टेक्स करोगे, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स होंगी, ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी। तो मशवरा ये है कि आप लोग इंग्लिश पैराग्राफ की चुप करके उर्दू में ट्रांसलेशन कर देना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम लोग पहले इंग्लिश पैराग्राफ को शीट पर लिखें और फिर उसकी ट्रांसलेशन करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मशवरा ये है कि आप लोग मुकम्मल पैराग्राफ शीट पर ना लिखना। आप लोग ऐसे करना, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस लिखना, उसके बाद डॉटेड लाइंस लगाना और फिर पैराग्राफ की आखिरी लाइन लिख देना और फिर साफ लिखाई में उर्दू में इंग्लिश पैराग्राफ की ट्रांसलेशन लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा पोएम की समरी या फिर पोएम की वर्सेस की पैराफ्रेजिंग, यानी कि अशार की तशरीह। या तो स्टूडेंट्स आप लोग पोएम की समरी लिख दो या पोएम के अशार की तशरीह कर दो। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स समरी ही लिखते हैं पोएम की, और मेरा मशवरा भी यही है कि स्टूडेंट्स को समरी ही लिखनी चाहिए। समरी के स्टूडेंट्स 5 नंबर होंगे, और अगर आप लोगों की समरी बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने पोएट का नाम भी लिखा है, कोटेशंस भी ऐड की हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर भी पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। समरी या पैराफ्रेजिंग के बाद 5वां क्वेश्चन होगा ऐसे का या पैराग्राफ का। अब स्टूडेंट्स ऐसे ये डिसाइड करेगा कि इंग्लिश के पेपर में टॉपर कौन होगा। 150 से 200 वर्ड्स का आप लोगों ने ऐसे लिखना है या फिर 100 से 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। पेपर में आप लोगों को 3 ऐसेज आएंगे और 3 ही पैराग्राफ्स आएंगे। या तो 3 ऐसेज में से एक ऐसे कर लेना या फिर 3 पैराग्राफ्स में से एक पैराग्राफ कर लेना। स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे और पैराग्राफ इन दोनों को एक साथ अटेम्प्ट ना करना, ये मिस्टेक आप लोगों ने पेपर में नहीं करनी। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो एसेज की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे तो वो लोग की बुक में से इजी पैराग्राफ्स याद कर लें, और जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो ऐसे अच्छा लिख पाएंगे तो वो ऐसे की ही प्रिपरेशन करें। और ऐसे के लिए स्टूडेंट्स मिनिमम पेजेस की 4 साइड्स आप लोग लिखो और एसेज में कोटेशंस भी ऐड करो। 4 पेजेस से ज़्यादा अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि 4 पेजेस से कम ना हो। ऐसे लेंथी होना चाहिए, तभी आप लोगों के 15 के करीब मार्क्स आएंगे। एसेस के लिए स्टूडेंट्स मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट एसेज हैं जो आप लोगों ने लाजमी याद करके जाने हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उन एसेज में से एक ऐसे लाजमी पेपर में आएगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ऐसे के 15 नंबर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंथी क्वेश्चन, एंड द ऐसे विल डिसाइड हु विल बी द टॉपर इन इंग्लिश सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ऐसे या पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को आप लोगों ने अच्छी तरह समझकर
پھر پیپر دینے جانا ہے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سینٹینسز کے ریلیٹڈ یوٹیوب پر کوئی نہ کوئی لیکچر سن لو، آپ لوگوں کو ان کی سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سینٹینسز کی سمجھ نہیں آتی تو کسی انگلش ٹیچر کے ساتھ رابطہ کرو اور اس سے یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سینٹینسز سمجھ لو۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے 5 نمبر ہوں گے اور ٹوٹل 8 سینٹینسز ہوں گے، یعنی کہ 3 سینٹینسز کی آپ لوگوں کو یہاں پر چوائس دی گئی ہے۔ اگر سارے ڈائریکٹ انڈائریکٹ آتے ہیں تو سارے کر لو، اگر سارے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کرنے ہیں تو پہلے وہ کرنا جو بالکل اچھی طرح سے آپ لوگوں کو آتے ہیں۔ پہلے آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ پیپر میں پوچھا گیا سینٹینس لکھنا ہے اور پھر اس کی فارم چینج کرنی ہے، یعنی ڈائریکٹ سینٹینس کو انڈائریکٹ سینٹینس میں کنورٹ کر دو۔ اور اس طرح سے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا کوسچن نمبر 6 بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سینٹینسز کے بعد کوسچن نمبر 7 ہوگا پیئر آف ورڈز کا۔ پیئر آف ورڈز کا مطلب لفظوں کا جوڑا، یعنی لفظوں کا ایک جوڑا ہوگا۔ بولنے میں وہ دونوں لفظ ایک جیسے ہی لگیں گے لیکن ان کے سپیلنگز ڈیفرینٹ ہوں گے۔ آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس 8 پیئر آف ورڈز آئیں گے، ان میں سے 5 پیئر آف ورڈز آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور آپ لوگوں کے سلیبس میں جو پیئر آف ورڈز شامل ہیں آپ لوگوں کی کی بک میں موجود ہیں وہی یاد کر لینا، ان میں سے ہی بورڈ کے پیپر میں پیئر آف ورڈز پوچھے جائیں گے۔ یہاں اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے پھر سے نمبرنگ کا خیال رکھنا ہے اور پیئر آف ورڈز ان کو آپس میں مکس نہ کر دینا، یعنی کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ ورڈز کے ایک پیئر میں سے ایک ورڈ لے لیا اور ورڈز کے دوسرے پیئر میں سے دوسرا ورڈ لے لیا اور پھر اکٹھا لکھ دیا، ایسے نہیں کرنا۔ جو ورڈز کا پیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس ورڈ کا ایک سینٹینس بنا کر لکھنا ہے اور پھر دوسرے ورڈ کا ایک سینٹینس بنا کر لکھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں کو 1 نمبر ملے گا۔ اگر ورڈز کے پیئر میں سے ایک ورڈ کا آپ لوگ سینٹینس لکھو گے تو آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ایگزامینر 0.5 مارکس دے دے، لیکن سننے میں یہی آتا ہے کہ اگر آپ لوگ پیئر میں موجود دونوں ورڈز کا سینٹینس نہیں لکھتے، کسی ایک کا لکھتے ہو تو آپ لوگوں کو 0 مارکس ملیں گے۔ اور اسٹوڈنٹس سپیلنگز کا اور ورڈز کے میننگ کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے ورڈ کا مطلب کیا ہے، اور پھر ان ورڈز کے سینٹینسز لکھو۔ بورڈ میں اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پیئر آف ورڈز کے اردو میننگ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیئر آف ورڈز کے بعد اسٹوڈنٹس 8واں کوسچن ہے اردو پیراگراف کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا۔ کوسچن نمبر 3 میں انگلش پیراگراف کی اردو میں ٹرانسلیشن کی تھی، اور اب کوسچن نمبر 8 میں اردو پیراگراف کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے۔ اب دیکھیں کوا بھی لیکچر ریکارڈنگ میں حصہ لے رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس یہ کوسچن نمبر 8 اس کے 8 ہی مارکس ہیں۔ کوسچن نمبر 8 میں انگلش میڈیم والے اسٹوڈنٹس کو ایک چوائس ملے گی کہ اگر وہ لوگ اردو پیراگراف کی انگلش میں ٹرانسلیشن نہیں کرنا چاہتے تو کسی ٹاپک کے بارے میں، جو ٹاپک وہ بورڈ والے آپ کو پرووائڈ کریں گے اس کے بارے میں 10 فقرے لکھ دو، 10 سینٹینسز لکھ دو۔ یعنی کہ کوئی ٹاپک ہو سکتا ہے جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے بارے میں 10 سینٹینسز لکھ دو، کلائمیٹ چینج اس کے بارے میں 10 سینٹینسز لکھ دو۔ یعنی کوئی بھی ٹاپک ہو، اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں 10 فقرے 10 جملے آتے ہیں تو وہ لکھ دو۔ پھر آپ لوگوں کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشن نہیں کرنی پڑے گی انگلش میڈیم والے اسٹوڈنٹس کو۔ لیکن اگر انگلش میڈیم والے اسٹوڈنٹس بھی اردو پیراگراف کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، پھر آپ لوگ 10 سینٹینسز نہ لکھنا۔ لیکن اردو میڈیم والے اسٹوڈنٹس صرف اردو پیراگراف کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے۔ اب آپ لوگوں کی بک میں 40 پیراگرافس دیے گئے ہیں، اور ان 40 پیراگرافس میں سے اسٹوڈنٹس جو پیراگرافس شارٹ ہیں وہ پہلے یاد کر لو اور لینتھی پیراگرافس بعد میں یاد کر لینا۔ اور ایک بات کا یہاں پہ لازمی خیال رکھنا کہ اردو ٹرانسلیشن کو پہلے پڑھنا کہ اردو میں کیا لکھا گیا ہے، کون سا ٹینس یوز کیا گیا ہے، اس کے بعد اس اردو پیراگراف کی انگلش بنا دینا۔ زیادہ تر اردو پیراگرافس میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا یا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہی یوز کیا گیا ہوتا ہے، اور پھر آپ لوگ انگلش میں پریزنٹ انڈیفینٹ یا پاسٹ انڈیفینٹ یا کوئی بھی ٹینس جس میں پیراگراف دیا گیا ہے اس کی ٹرانسلیشن کر دینا، اور ہیلپنگ وربس اور وربس کا خیال رکھنا۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا 75 مارکس کا انگلش کا پیپر کمپلیٹ ہوگا۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو ایسے کی ہی فکر لگی ہوگی کہ ایسے کیسے سولو کریں، تو اسٹوڈنٹس ایسے کے لیے سمپل سا پیٹرن یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ٹاپک کے بارے میں
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो एक पैराग्राफ में। इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो और उसके बाद एक पैराग्राफ में कंक्लूजन लिख दो। लेकिन आप लोगों ने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देनी। ऐसे के रिलेटेड स्टूडेंट्स डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर, पढ़ते लिखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और बोर्ड के पेपर्स को अच्छी तरह से सॉल्व करना। अल्लाह हाफिज़।